आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज़्यादा सफल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड में नहीं बल्कि पॉलिटिकल फील्ड में भी यूनिटी लेकर आया है। यूरोप के देशों में बहुत से देशों ने कॉमन करेंसी को भी अपना लिया, सिंगल मार्केट है, लोगों की आवाजाही को छूट दी गई है। तो काफ़ी मामलों में ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे है और सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, खासकर जब इसकी कंपैरिजन सार्क और आसियान जैसे संगठनों से की जाती है, तो यूरोपियन यूनियन ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन रहा है। तो इसमें हम यूरोपीय संगठन की 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो इसका इवोल्यूशन, किस तरह से ये डेवलप हुई। दूसरा इसका स्ट्रक्चर और इसके भारत के और यूरोपियन यूनियन के क्या संबंध रहे हैं। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इसके इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से कौन कौन से संगठन बने और फिर 1992 के बाद जाकर यूरोपियन यूनियन फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ, या एक किस्म से को रीनेम किया गया था, क्योंकि यूरोप का एक संगठन पहले भी बन चुके थे। सबको यूनाइट करके इसको रीनेम किया गया था और यूरोपियन यूनियन इसको नाम दिया गया था। बहुत सारे इसके पार्ट्स यानी कि इसके ऑर्गन्स हैं, इसके अंग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। यूरोपियन यूनियन इज ए यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन। तो सिर्फ इकोनॉमिक यूनियन नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल यूनियन भी है। ये पॉलिटिकल फील्ड में इन्होंने कॉमन पार्लियामेंट बनाई है, या जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज भी हैं वो भी पूरे यूरोप की मिलकर तय करते हैं। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का 28 देश इसमें हो चुके थे, लेकिन ब्रिटेन के छोड़ देने के बाद अब इसमें 27 देश रह गए हैं। टुगेदर कवर द मच ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट को कवर करते लगभग सारे को। इससे पहले यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल थी, जो कि 1958 में फॉर्मली बनाई गई थी, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें शुरू किया गया था बिटवीन 6 कंट्री, 6 देश शुरू में इसमें शामिल थे जिन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बनाई थी। एक बेल्जियम, एक जर्मनी, एक फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। बाद में फिर और देश भी इसमें शामिल होते चले गए और इसका दायरा बढ़ता चला गया। और देखेंगे जब इसका इवोल्यूशन देखेंगे हम, तो इसके गोल्स यूरोपियन यूनियन के जो इन्होंने अपने चार्टर में लिखे हुए हैं कि हम यूरोपियन यूनियन के क्या क्या गोल्स होंगे। तो सबसे पहला है प्रमोट पीस, इट्स वैल्यू एंड वेल बीइंग ऑफ ही सिटीजन। सबसे पहला तो ये है कि शांति स्थापित करनी है और अपने लोगों की वेल बीइंग की डायरेक्शन में हमने काम करना है। सबको स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय उपलब्ध करवाना है विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स नहीं, पूरे जो भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के सभी में हमने स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय उपलब्ध करवाना है। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, हाई कम्पिटिटिव मार्केट पर जोर दिया गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओपन कंपटीशन को बढ़ावा देना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, और उसके साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी और लोगों को रोज़गार और जो सोशल प्रोग्रेस है उनको साथ साथ में रखते हुए ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। चौथा, कम्बैट सोशल एक्सकल्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह का सामाजिक बहिष्कार या किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव है तो उसको समाप्त करना है। प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, enhance economic, social and territorial cohesion and solidarity among EU countries। एक तो आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या क्षेत्रीय क्षेत्र में सॉलिडरिटी लेके आनी है, एकता लेके आनी है यूरोप के देशों में, मेल मिलाप बढ़ाना है।
रिस्पेक्ट इट्स रिच कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग देशों में भाषाएं बोली जाती हैं उनको मिला के, ये नहीं कि एक भाषा सब भाषाएं खत्म, उन्हें सभी को सम्मान देना है और सभी भाषाओं का विकास करना है। और रिच कल्चर यानी कि जो सभी देशों की कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को हमें मेंटेन रखना है या उसको रिस्पेक्ट देनी है। इस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन उस करेंसी इज यूरो। और इसके साथ साथ इन्होंने एक मॉनेटरी क्षेत्र में भी यूनियन बढ़ाई और कॉमन करेंसी, और इन्हें एक कॉमन रिजर्व बैंक भी इस्टेब्लिश किया है। हालांकि यूरो में सभी देश इन्होंने यूरो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ देशों ने इसके मेंबर्स हैं और धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि और देश भी इसको एक करेंसी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यूरो इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 ऑफ 27 EU मेंबर्स। 27 में से 19 देशों ने इसको ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है और 2002 में ये चलन में आई थी यूरो करेंसी। ये इसका सिंबल है यूरो का। ऑफिशियल करेंसी और मेंबर कंट्रीज विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूरो जोन, जो मिला के इसको बोलते हैं यूरो जोन, जिन्होंने यूरो करेंसी को स्वीकार किया है या इसको ऑफिशियली यूरो एरिया के रूप में जाना जाता है, जो देश इसको मान्यता देते हैं। फ्री मोबिलिटी की गई है, यानी कि जर्मनी के लोग स्पेन में या जापान या फ्रांस में या इंग्लैंड में आ जा सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड तो अभी से निकल गया है। बाकी यूरोप के सभी देशों में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। यूरोप के देशों की कोई वीज़ा की उनको आवश्यकता नहीं है। बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज पीपल कैन ट्रैवल फ्रीली, वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट, ज़्यादातर कंटिनेंट में जो इसके मेंबर हैं। एंड इट हैज़ बिकम द मच ईजियर टू लिव वर्क ट्रैवल एब्रॉड इन यूरोप। तो एक किस्म से वो देश और जो यूरोप के किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो किसी भी देश में जाकर काम कर सकते हैं, वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। किसी तरह की पाबंदी इसमें नहीं लगाई गई है। ऑल EU सिटीजन्स हैव द राइट एंड फ्रीडम टू चूज इन विच EU कंट्रीज दे वांट टू स्टडी वर्क एंड रिटायर। तो जहाँ पढ़ना चाहे, जहाँ काम करना चाहे, जहाँ रिटायर होने के बाद रहना चाहे, जहाँ आराम करना चाहे, उनको छूट दी गई है। तो एक किस्म से पूरे एरिया में फ्री मोबिलिटी लागू की गई है। एवरी EU कंट्री मस्ट ट्रीट EU सिटीजन इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट्स ओन सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड टैक्स पर्पजेज। टैक्स भी अलग अलग नहीं लगाए जाएंगे, रोज़गार देने में भी भेदभाव नहीं बरता जाएगा, या और भी जो सोशल सिक्योरिटी उन्होंने अपने सिटीज़न को दी है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स को भी, जो इसके मेंबर्स हैं, उन सभी को भी ये बराबर की अधिकार या सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस मामले में ये संगठन बहुत आगे है, ऐसा किसी और संगठन में ऐसी बातें नहीं हुई हैं। सिंगल मार्केट इन्होंने डेवलप की है, एक इकोनॉमिक इंजन सिंगल मार्केट डेवलप किया, जिसको इंटरनल मार्केट के नाम से भी जानता है, जिसमें 28 मेंबर, जब ये ब्रिटेन के जाने के बाद 27 रह गए जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। अब इसके आते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण अंग पढ़ेंगे, सारे तो डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण 4-5 उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या गठन, कैसे उनका स्ट्रक्चर है और कैसे क्या क्या उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपीय संसद बोलते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, EU बॉडी है। ये नहीं है कि एक देश के भेज दिए कि आप अपने आप देश भेज देते हैं, जैसे UNO में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कि किसी को भी भेज सकती है सरकार, ऐसा नहीं है, बल्कि डायरेक्ट जनता चुनेगी और वो EU के मेंबर होंगे। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। और लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी और बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई हैं, जो हम देखेंगे आगे। 705 इसके MEP हैं, यानी कि मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर इनको MEP, इनकी संख्या 705 बनाई गई है, जो 5 साल के लिए जिनका निर्वाचन होता है। किसी एक देश से कम 6 सदस्य जरूर चुने जाएंगे और मैक्सिमम 96 चुने जाएंगे एक देश से। ये जनसंख्या के आधार पर प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम किया गया है वैसे क्या, इसमें पहले ब्रिटेन में 70 से भी ज़्यादा थे और अब जो जर्मनी में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इसमें
दिया गया है। 1952 में इसके पहले कॉमन असेंबली के नाम से, क्योंकि इसके यूरोपियन यूनियन तो रीनेम किया गया था, उससे पहले बहुत सारे अंग जो हैं वो पहले ही एस्टाब्लिश हो चुके थे। तो यूरोपियन पार्लियामेंट हुई, कॉमन असेंबली के नाम से इसकी स्थापना 1952 में हो चुकी थी। असेंबली कॉमन असेंबली ऑफ द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो सबसे पहले एक कम्युनिटी बनी थी, और 1962 में इसका नाम जो कर दिया गया था यूरोपियन पार्लियामेंट कर दिया गया था पहले। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले इसमें 1979 से शुरू हुए थे, और ये 3 जगह पर इसकी लोकेशन बताई गई है, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और लग्जमबर्ग में। फंक्शंस क्या क्या हैं, हमने बताया था कि 3 तरह के फंक्शंस इसमें हैं, लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी और बजटरी। तो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन हैं उसमें ईयू के लॉ पास करती है, या काउंसिल के साथ मिलकर लॉ पास करती है, और प्रपोजल इसका दिया जाता है यूरोपियन कमीशन द्वारा, और इंटरनल एग्रीमेंट को डिसाइड करती है, और इनलार्जमेंट पर डिसीजन लेती है, यानी कि और इसको कितना बढ़ाना है, किस सदस्य को शामिल करना है, तो उसके मामले में एक काम करती है। सुपरवाइजरी फंक्शन में इलेक्टिंग द कॉमन कमीशन, उसका आगे देखेंगे जो कमीशन आएगा, उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। सिटीजन्स की पेटिशंस एंड सेटिंग अप इंक्वायरी, सिटीजन्स की कोई भी पेटिशंस आती है, कोई भी शिकायत आती हैं इसके किसी भी अंग के बारे में, इसकी किसी मशीनरी के बारे में, तो उन शिकायतों को सुनते उनको सेटल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करती है, जो इसकी मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जिसमें रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चनिंग कमीशन एंड काउंसिल, कमीशन से क्वेश्चन कर सकती है, काउंसिल से क्वेश्चन कर सकती है, और इलेक्शन ऑब्जर्वेशन का काम ये देखती है। बजटरी फंक्शन में एस्टैब्लिशिंग द ईयू बजट टुगेदर विद द काउंसिल, काउंसिल के साथ मिलकर ये बजट को अप्रूव करती है। अप्रूव द यूज लॉन्ग टर्म बजट जो होती है उसको अप्रूव करती है। तो बजट के मामले में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा महत्वपूर्ण है यूरोपियन काउंसिल। 2 अलग अलग हैं, यूरोपियन काउंसिल, एक काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो अलग अलग आएंगी। यूरोपियन काउंसिल की जो बात है, डिफाइन द जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन, तो राजनीतिक मामलों में सबसे ज़्यादा बड़े डिसीजन लेने का अधिकार इसी का है। एंड प्रायोरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की क्या प्रायोरिटी होंगी, पॉलिटिकल लेवल पर क्या डायरेक्शन होंगी, वो सारी यूरोपियन काउंसिल डिसाइड करती है। और इसका महत्व इसी से पता लग जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ ईयू कंट्रीज़, इसके मेंबर कौन होते हैं, जो ईयू के मेंबर स्टेट हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं वो इसके, तो इससे ही पता चल जाता है कि ये काउंसिल कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और इसमें और कौन शामिल होता है, सभी देशों के अध्यक्षों के अलावा यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट इसमें शामिल होता है, यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट इसमें शामिल होता है। डील्स विद कम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू, जो जटिल मुद्दे होते हैं, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। एंड कैन नॉट बी, जो उनको छोटे लेवल पर जो नहीं समाधान हो पाता उनका समाधान यूरोपियन काउंसिल द्वारा किया जाता है। और क्या काम है यूरोपियन काउंसिल की, महत्वपूर्ण भूमिका है। जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है यूके की, उसको भी यूरोपियन काउंसिल ही डिसाइड करती है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और डिफेंस इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ये फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती है। 1974 में इसको इनफॉर्मल रूप से बनाया गया था, 1992 में इसको फॉर्मल स्टेटस दिया गया, और 2009 में ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ये बन गया यूरोपियन यूनियन का। और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित किया गया। अब दूसरा है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन काउंसिल अलग थे, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन अलग है। इसमें कौन होते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स फ्रॉम द ईच ईयू कंट्री, इसमें मिनिस्टर होते हैं, उसमें हेड होते हैं या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसमें मिनिस्टर लेवल के पदाधिकारी इसमें होते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एरिया टू बी डिस्कस्ड, उस अनुसार जिस हिसाब से पॉलिसी डिस्कस की जाती है, भाई इकोनॉमी पॉलिसी है तो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी है फॉरेन मिनिस्टर, तो एरिया को देखते हुए मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं।
EU मेंबर गवर्नमेंट, इसमें EU मेंबर्स गवर्नमेंट्स की आवाज़ उठाई जाती है, जो भी अपने अपने पक्ष की आवाज़ उठाते हैं, अपने मुद्दों को उठाते हैं। अडॉप्टिंग EU लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग EU पॉलिसीज़, तो एक काउंसिल जो है जो यूरोपियन यूनियन के जो लॉ बनते हैं उनको अडॉप्ट करती है और यूरोपियन पॉलिसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट स्थापित करती है। 1958 में एज ए काउंसिल ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो EEC जो था, तो उसके तहत इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। टुगेदर विद यूरोपियन पार्लियामेंट द काउंसिल इज़ द मेन डिसीजन मेकिंग ऑफ द बॉडी। यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ मिलकर जो काउंसिल है डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेवलप द यूज फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जो इसके निर्णय तो यूरोपियन काउंसिल क्या लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको वहाँ तक पहुँचने में फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को ये गाइडलाइन प्रदान करते हैं। कंक्लूड्स एग्रीमेंट, EU के बीच में और अदर कंट्रीज़ के बीच में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई समझौता होता है तो उसको कंक्लूड यानी कुछ समझौते तक यही जो है काउंसिल पहुंचती है या वार्तालाप करके आखिर निर्णय लेती है। यहाँ पर अडॉप्ट द एनुअल बजट, EU का एनुअल बजट को अडॉप्ट करती है ज्वाइंटली विद द यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ मिलकर। इसके मेंबर फिक्स नहीं है, जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि मंत्री विभाग काम देखते हुए अलग अलग तरह के मंत्रियों को बुलाया जा सकता है। इसका भी मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तीसरा है यूरोपियन कमीशन, चौथा है यूरोपियन कमीशन। द यूरोपियन कमीशन इज़ द यूज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव आर्म्स, यानी कि एक तो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट यानी कि ये सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं होता, ये एक्सपर्ट होते हैं जो एग्जीक्यूटिव आर्म के रूप में काम करता है, यानी कि जो डिसीजंस होते हैं और अंगों के उनको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करने का काम ये करती है। इट इज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल फॉर द न्यू यूरोपियन लेजिस्लेशन, तो नया कोई विधेयक या कोई बिल या कोई एक्ट बनाना है, यूरोपियन लेजिस्लेशन कोई कानून बनाना है, तो उसको प्रपोजल को जो ड्रा करता है यानी कि प्रपोजल जो तैयार करता है यूरोपियन कमीशन द्वारा वो प्रपोजल तैयार किया जाता है। इट इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ द EU, तो इनके डिसीजन जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम यूरोपियन कमीशन का होता है। इट प्रमोट द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन बाय प्रपोजिंग एंड इन्फोर्सिंग लेजिस्लेशन एज वेल एज बाय द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, तो उसको प्रपोज करने में, इन्फोर्स करने में और इम्प्लीमेंट करने में हर जगह इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और EU बजट में भी यूरोपियन लॉ को यूरोप के जो लॉ हैं, यूरोपियन यूनियन के जो लॉ हैं उनको लागू करना और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन करना, यूरोपियन यूनियन का अपना पक्ष रखना, वो भी कमीशन का एक काम है। इसमें एक कमिश्नर होते हैं, हर एक सदस्य देश से एक कमिश्नर इसमें शामिल किया जाता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही इसका भी मुख्यालय है। अगला है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये न्यायालय की तरह काम करता है। दो तरह के कोर्ट बनाए गए, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल कोर्ट। जनरल कोर्ट में तो हर एक यूरोपियन कंट्री से 2 जज लिए जाते हैं और कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है हर एक यूरो सदस्य से 1 जज लिया जाता है और इसमें 11 एडवोकेट जनरल को भी शामिल किया जाता है। इसका क्या काम है? इसका मुख्य रूप से इंश्योरिंग EU लॉज इन इंटरप्रेट एंड अप्लाइड एट द सेम EU कंट्रीज। एक तो उनको इंटरप्रेट करती है लॉ को और ये अप्लाई करती है कि यूरोप के सभी देशों पर वो लॉ लागू हो सके। इंश्योरिंग कंट्रीज एंड EU इंस्टीट्यूशन अबाइड बाय द EU लॉज, और इस बात का ध्यान करती है कि जो यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस हैं सभी, जो हमने डिस्कस कर लिया, जो आगे देखेंगे, वो सभी यूरोपियन यूनियन के लॉ के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लीगल डिस्प्यूट यदि कोई होता है, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस के बीच में आपस में कोई विवाद हो सकता है, तो उसको सेटल करने का काम करती हैं। मेंबर हमने बता दिए हैं और लग्जमबर्ग में 1952 में इसको स्थापित
किया गया था। फिर बाद में यूरोपियन यूनियन से जोड़ दिया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक टू मैनेज द यूरो को मैनेज करने के लिए, कीमतों को स्टेबल रखने के लिए और इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए मुख्य काम इसके लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई है। इसका एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर्स ऑफ द नेशनल सेंट्रल बैंक फ्रॉम ईयू कंट्रीज़, और सभी जो ईयू के मेंबर देश हैं उनके जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई का गवर्नर है, उसी तरह से उनके जो गवर्नर हैं वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मेंबर होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि प्राइस को स्टेबल रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना और जॉब क्रिएशन की दिशा में काम करना होता है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1998 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स जैसे ऑडिट करता है, जैसे हमारे यहाँ पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कह गए, जो कि देखता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही तरीके से खर्च किया या नहीं किया। तो उसी तरह से ये ऑडिटर यूरोपियन कोर्ट में भी बनाया गया है टू चेक द ईयू फंड्स आर कलेक्टेड एंड यूज्ड करेक्टली, कि ईयू का जो फंड है उसको सही तरीके से कलेक्ट किया गया है और सही तरीके से उसको यूज किया गया नहीं किया गया, और अपने सुझाव भी दे सकता फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यानी कि पैसे को सही तरह यूज करने के ये अपने सुझाव भी देता है। इसके पास कोई लीगल पावर नहीं है, बट वर्क टू इम्प्रूव द यूरोपियन कमीशंस मैनेजमेंट ऑफ द ईयू बजट एंड रिपोर्ट्स, ये सिर्फ अपने सजेशन देता है बजट से मैनेज करने में या फाइनेंस से संबंधित सुधार करने में। हर एक देश से एक मेंबर इसमें शामिल होता है और लग्जमबर्ग में 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। यूरोपियन ओम्बुड्समैन जैसे जिस तरह हम यहाँ पर लोकपाल बोलते हैं, जो कि बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करने के लिए एक एजेंसी जो बनाई जाती है। जैसे स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन शुरू हुआ था, तो सभी देशों में ये पता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो हाई लेवल की होती है उनके करप्शन की जांच कौन करे, तो यहाँ पर भी लोकपाल उसी तर्ज पर बनाया गया है। तो इसका क्या काम है यूरोपियन ओम्बुड्समैन का? इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज, ऑफिसेज, एजेंसीज अबाउट पुअर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी उनकी शिकायतों की जांच करता है, जैसे अनफेयर कंडक्ट किसी ने किया हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो या पावर का मिसयूज किया हो या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और रिफ्यूजल टू प्रोवाइडेड सूचना देने से मना किया हो, या जानबूझकर बिना ज़रूरत के काम में देरी की हो, या प्रोसीजर ठीक नहीं अपनाया हो, जो फॉलो नहीं किया हो, रूल को फॉलो नहीं किया हो, तो इन सभी के मामले में ये जांच कर सकता है। स्ट्रासबर्ग फ्रांस में 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जैसे यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटीज, यूरोपियन कमेटी ऑफ द रीजन्स, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर, यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़। तो ये कुछ और बॉडीज़ हैं जो सारी डिस्कस नहीं की जा सकती, मेन हमने डिस्कस इनको कर लिया है। अब देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे इस स्थिति में पहुंची, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले तो 1950 में 1950 में जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। पहली इस डायरेक्शन में यूरोप में यूनिटी लाने के लिए, यूनियन बनने की दिशा में पहला प्रयास था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल एंड स्टील कम्युनिटी शुरू की गई थी यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इन ऑर्डर टू सिक्योर लास्टिंग पीस। तो पहला प्रयास था समानता स्थापित करने में, सहयोग बढ़ाने में, आर्थिक विकास करने की दिशा में भी। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन हुई, जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई, जिसको हम कॉमन मार्केट भी बोलते हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ही बनी थी पहले इस डायरेक्शन में। फिर इसमें जो मेंबर थे, 6 इसके मेंबर थे EEC के, मुख्य रूप से बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। इन्होंने एक पैक्ट और साइन किया जिसमें यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटीज़ को यूरोटेम बोलते। तो एक तो मेन संगठन बन गया था EEC, दूसरा हो गया यूरोटेम,
फॉर कोऑपरेशन इन डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी। बोथ ट्रीटीज केम इनटू फोर्स, ये दोनों हैं EEC और यूरोटेम 1958 में ये लागू हो गए थे। और क्रिएटेड सेपरेटली, अलग अलग हुए थे, अलग फ्रॉम द ECSC, ये अलग था। जो कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो बनी थी वो अलग थी, EEC अलग थी और यूरोटेम अलग थी। ये अलग अलग काम करते, दे शेयर द सेम कोर्ट एंड द कॉमन असेंबली, लेकिन इनका कोर्ट इन्होंने सेम बना लिया अपने विवादों के लिए और एक कॉमन असेंबली इन्होंने बना ली थी, जो हमने देखा था कि बाद में जाके वो यूरोपियन पार्लियामेंट के रूप में डेवलप हो गई थी। फिर 1967 में एक सिंगल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया 3 कम्युनिटीज़ को मिला के, जो हमने देखा था EEC, यूरोटॉम और ECSC, इन तीनों को मिला के एक सिंगल इंस्टीट्यूशन बनाया गया और इनको कॉमनली इनको नाम दिया गया यूरोपियन कम्युनिटीज़। फिर डेनमार्क, आयरलैंड और UK भी इसमें शामिल हो गई। यूरोपियन यूनियन में नाम नहीं दिया गया था जब तक, और 1 जनवरी 1973 को वो भी शामिल हो गए। उसकी नंबर की संख्या बढ़कर अब 6 से 9 हो गई। 1986 में एक सिंगल यूरोपियन एक्ट पास किया गया। दिस treaty which provide the basis for a vast 6-year program aimed to sorting out the problem with the free flow of trade across European Union border and thus create a single market। तो इनमें एक लंबा विचार हुआ कि कैसे आपस में वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाया जाए, वस्तु सेवा के व्यापार को बढ़ाया जाए, तो इस दिशा में। और जो अंत में जो डेवलप होके आया वो एक सिंगल मार्केट, जो हमने पहले देखा था, एक सिंगल मार्केट डेवलप हो गई, यानी कि सारे देश जो इसके मेंबर थे, जो पहले 9 मेंबर बन चुके थे, वो सामान की आवाजाही पर कोई रोक नहीं थी। एक महत्वपूर्ण संधि जो हुई जिसने यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियली स्थापना की, वो थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जो 1992 में कंक्लूड की गई थी 12 मेंबर्स के द्वारा। यूरोपियन स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ के 12 मेंबर जो थे, और इस ट्रीटी के आधार पर ही यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। फॉर्मली रूप से 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियली स्थापना हो गई थी इस संधि के तहत। 1993 में सिंगल मार्केट भी कंप्लीटेड कर ली गई। फॉर फ्रीडम को देकर ये सिंगल मार्केट की दिशा में भी मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, पीपल एंड मनी, यानी कि पैसे की, वस्तुओं की, सेवाओं के, लोगों की आवाजाही के लिए सभी ने अपनी मार्केट खोल दी थी। 1995 में 3 नए मेंबर और बने इसके, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्वीडन। 2000 में यूरो एक करेंसी को स्वीकार किया गया। बैंक नोट्स एंड कॉइन रिप्लेस नेशनल कंट्रीज, तो 12 मेंबर्स बाद में 7 और जुड़ गए इसमें, तो 19 मेंबर हैं जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया है। फ्रॉम ईस्ट यूरोप, फिर पहले इसमें क्या था कि इसमें यूरोपियन यूनियन में भी, यूरोप में भी ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप आपस में बटे हुए हैं, खासकर डेवलपमेंट के आधार पर। और कोल्ड वार में ईस्ट यूरोप के देश ज़्यादातर कम्युनिस्ट देश भी हो गए थे, तो ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में काफ़ी गैप रहा था। तो यूरोपियन यूनियन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि उन्होंने ईस्ट यूरोप के देशों को पहले शामिल नहीं किया था। उनको बैकवर्ड मानते थे, उनको पिछड़ा मानते थे, या मानते थे कि उनके साथ हमारा इकोनॉमी जुड़ेगी तो हमें नुकसान होगा। लेकिन पूरे यूरोपियन यूनियन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पूरे यूरोप का, संपूर्ण यूरोप का एक संगठन बनाने के लिए 2004 में जो हैं वो 10 नए कंट्रीज़ शामिल की ईस्ट यूरोप के, और फिर बाद में बुल्गारिया और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गई। और फिर 2007 में और एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद एक महत्वपूर्ण ट्रीटी और हुई, लिस्बन ट्रीटी। इसमें 2009 में ये हुई थी, जो इंटर्ड इनटू फोर्स 1 दिसंबर 2009। इसमें जो था, इसने लीगल स्ट्रक्चर जो था वो बदल दिया था। इस चेंज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड मर्जिंग द यूरोपियन 3 पिलर्स। जो यूरोपियन यूनियन के 3 पिलर्स माने जाते थे उनको मर्ज करके एक बना दिया था। उसमें कौन कौन सी थी? ये तो यूरोपियन कम्युनिटीज़ थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें यूरोटेम और ECSC, और जो एक और था EEC, इन तीनों को मिला कर यूरोपियन कम्युनिटीज़ बनाई गई थी।
कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी जो थी दूसरा पिलर था, और तीसरा पुलिस एंड जुडिशियल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल मैटर सिस्टम। तो ये 3 पिलर थे अलग अलग, इनको मर्ज करके एक बना दिया और लीगल स्ट्रक्चर को इसने बिल्कुल चेंज कर दिया था। सिंगल लीगल इंटाइटी बना दिया था पूरी यूनियन को, प्रोविजन विद ए लीगल पर्सनैलिटी, और लीगल पर्सनैलिटी के रूप में इसको एस्टैब्लिश कर दिया था। इट क्रिएट ए परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, और यूरोपियन काउंसिल का एक परमानेंट प्रेसिडेंट की भी व्यवस्था की गई लिस्बन ट्रीटी के तहत। फिर 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया शांति दिशा में काम करने के लिए, और क्रोएशिया 28वां मेंबर इसका बना था 2013 में, लेकिन यूके ने इसको छोड़ दिया 31 जनवरी 2020 को ड्यूरिंग द टेंशन। लेकिन यूके ने क्या कहा कि इसके जो यूरोपियन लॉ एंड रिमेन द पार्ट ऑफ यूरोपियन कस्टम यूनियन एंड सिंगल मार्केट का और कस्टम यूनियन का पार्ट रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ों से इसने अपने आप को अलग कर लिया है। हाउएवर इट वाज नो लॉन्गर, लेकिन ये पॉलिटिकल बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा नहीं रहेगा ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का। अब देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है इसके भारत के साथ कैसे संबंध डेवलप हुए। 1994 में भारत ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। 1993 में इसकी स्थापना हुई, तो उससे ही कुछ महीनों बाद ही 1994 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया और इससे अपने संबंध स्थापित किए भारत ने। सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर है भारत का। ईयू जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और दूसरी तरफ भारत जो है और 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू के लिए। 2004 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन बिकम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले तो सिर्फ हमारी पार्टनरशिप या रिलेशन इतने थे कि सामान खरीदना बेचना था, लेकिन फिर 2000 के दशक में भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की थी, जैसे अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी, जापान के साथ भी। तो उसी तरह यूरोपियन यूनियन के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की, जिसका मतलब था कि मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे दोनों। सिर्फ इतने ही संबंध नहीं रहेंगे कि सामान खरीद लिया और बेच लिया। ये स्ट्रेटेजी किसी भी दिशा में हो सकती है, टेररिज्म को रोकने की दिशा में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में, या सिक्योरिटी की दिशा में, या पायरेसी रोकने की डायरेक्शन में। तो हर मामले में हो सकती है अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये ज्वाइंट एक्शन प्लान पर भी एग्री हुए 2005 में, जिसको 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया। ज्वाइंट एक्शन प्लान की इकट्ठे होकर किसी के खिलाफ या किसी दिशा में कोई एक्शन लेना, जिसमें ज्वाइंट एक्शन प्लान जिसको नाम दिया जाता है। BTIA ये साइन तो अभी तक नहीं हुआ है, यानी कंक्लूड नहीं हुआ है। इंडिया एंड EU हैज़ वर वर्किंग ऑन द ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की दिशा में 2007 से बातचीत चली हुई है, लेकिन अपने अपने समस्याएं हैं या अपने अपने ऑब्जेक्शन हैं। यूरोपियन यूनियन को अपने ऑब्जेक्शन है, भारत को अपने ऑब्जेक्शन है, जिस वजह से ये अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि ये एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया एग्रीड ऑन 2008 में कोऑपरेशन को बढ़ाने में न्यूक्लियर एनर्जी की डायरेक्शन में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की डायरेक्शन में भी अपना कोऑपरेशन बढ़ाने में दोनों देश या यूरोपियन यूनियन और भारत जो हैं वो सहमत हो गए हैं। समिट शुरू हुए 2000 से। समिट का मतलब शिखर लेवल पर EU का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और भारत का प्रधानमंत्री जो मिलते हैं हर साल, जो एनुअल समिट, वो 2000 से शुरू हुई है। मैरीटाइम कोऑपरेशन भी दोनों देशों में, क्योंकि बहुत सारा अपना व्यापार जो है और समुद्र के रास्ते से होता है, और उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पायरेसी की समस्या होती है, सिक्योरिटी की समस्या होती है, तो उस दिशा में भी या रिसर्च के मामले में भी सहयोग किया है। जनवरी 2021 से इंडिया एंड EU होस्टेड द फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग भी हमने इसी साल से शुरू कर दिए हैं। इंडिया एंड यूरोपियन कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन को उनकी रेगुलेशन करने के लिए। और जो EU का एक नेविगेशन सैटेलाइट है गैलीलियो, तो उसमें भी भारत अपना योगदान दे रहा है। तो इन दिशाओं में भारत और यूरोपियन यूनियन जो काम कर रहे हैं। 15वीं जो समिट हुई थी जुलाई 2020 में, जो शिखर सम्मेलन जो हम बोल सकते हैं,
तो इसमें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसके लिए रोड मैप तैयार किया कि अगले 5 साल में किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड में हम आपस में सहयोग करेंगे। कॉमन रोड मैप तैयार किया गया ज्वाइंट एक्शन के लिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले 5 सालों में और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अब कुछ बातों पर भारत और यूरोपियन यूनियन में डिफरेंसेस भी हैं, जैसे एक तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड WTO एग्रीमेंट। क्योंकि भारत भी उनके प्रोडक्ट्स पर कई बार रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन ज़्यादातर तो समस्या ये होती है भारत के प्रोडक्ट्स पर यूरोपीय देश किसी न किसी बहाने से अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा देते। कभी ह्यूमन राइट्स की बात कहकर, कभी इन्वायरमेंट की बात करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और WTO में जो नेगोशिएशन होती हैं उसमें तो विवाद होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री उसमें एक तरफ होते हैं और डेवलप्ड कंट्री दूसरी तरफ होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के देश डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, तो इनमें शर्तों को लेकर, एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर या बाज़ार खोलने को लेकर विवाद होता रहता है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में। कश्मीर इशू में यूरोपियन यूनियन एक विवादित मानता है और इसको भारत का अंग स्वीकार नहीं करता, जो कि भारत का ये इंटीग्रल पार्ट है। तो इस मामले में भी दोनों में सहमति नहीं, डिफरेंसेस हैं। एक बार जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में 1992 से लेकर, तो उसमें भी यूरोपियन यूनियन भारत का साथ नहीं दे रहा है। हालांकि इंडिविजुअल देश अलग अलग साथ देते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ये समर्थन करते हैं भारत का। जर्मनी खुद भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, जैसे हमने देखा था ग्रुप 4 जो बनाया हुआ है, भारत और जर्मनी दोनों शामिल हैं। NPT को लेकर भारत NPT को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी मानता है, भेदभावपूर्ण संधि है, जिसमें कुछ देशों को हथियार रखने की, परमाणु हथियार रखने की छूट दी गई और औरों पर रोक लगाई गई है। जबकि यूरोपियन यूनियन भारत पर हमेशा दबाव बनाता है कि भारत को NPT पर साइन कर देने चाहिए। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जैसे कि हमने देखा था कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल में स्वीकार किया गया था, जिसके तहत पर्यावरण को डिग्रेड करने में, नुकसान पहुंचाने में डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ज़्यादा भूमिका निभाई है और अब जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है। तो उन्हीं को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन्हीं को टेक्निकल या इकोनॉमिक मदद भी गरीब देशों को देनी चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित करने में। तो इस मामले में भारत उस सिद्धांत को मानता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहता है कि भारत जैसे देश पर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लादनी चाहिए, उनको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी चाहिए जो कि विकसित देशों को सौंपी गई हैं। तो इस मामले में डिफरेंस है। और एक प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, गरीबी बेरोज़गारी की समस्या हमारे देश में है, लेकिन उन देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, उनकी प्रायोरिटी और बदल गई हैं। उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या प्राइवेसी, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि हमारे देश में भी वो समस्याएं बहुत हैं जिन समस्याओं से वो आगे आ चुके हैं। तो प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर भी यूरोपियन यूनियन और भारत में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये मुद्दा था यूरोपियन यूनियन का, उसका स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट और भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध। धन्यवाद।